नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल दागे जाने के बाद युद्ध की खत्म करने की सभी उम्मीदों को कम कर दिया है। इस हमले के बाद भारत पर क्या प्रभाव होगा, इसकी जानकारी पश्चिम एशिया रणनीतिकार वाद ने दी। अभी इसराइल के पास एक 100 कम से कम 100 न्यूक्लियर हेड्स है। अगर कल का किसी में अटैक भी कर रहा है इसराइल के इंस्टॉलेशन में, वी विल ऑल सफर। तो नोबडी वांट वॉर। सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया सबसे नंबर 1 सफ़र हो रहा है। अगर ये कल का ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो रहा है या रेड सी बंद हो जाएगी, तो इंडिया में कहाँ से 80 लाख हिंदुस्तान वाले लोग में जीसीसी देश में बैठे हैं, तो कहाँ से लोग कहाँ जाएंगे? ये बहुत परेशानी हो। इंडियन ऑयल सिक्योरिटी है, इंडियन फूड सिक्योरिटी भी है, सफ़र हो रहा है। इसलिए इंडिया प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए, पुट प्रेशर ऑन बोथ साइड, रुकने के लिए हर हालत। ये प्रधानमंत्री खुद बताया था, हमको ये रुकना चाहिए। अमेरिकन बिल्कुल आंख बंद कर रहे, डिप्लोमेटिकली ब्लाइंडली आंख बंद कर रहे, सारे इजराइल जो कहते तो ठीक करने के लिए। यूएन जनरल असेंबली बात कर गए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुद बताया था वी वांट 2 स्टेट सोल्यूशन, लेकिन एक ही आंख में दूसरे आंख में कह रहे इजराइल कंटिन्यू द वॉर ऑन द पैलेस्टीनियन। तो 2 स्टेट सोल्यूशन कहाँ है अभी तक? मतलब 1992 जब तक मद्रिद कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मद्रिद कॉन्फ्रेंस की बात हो गया था, ये ओस्लो अग्रीमेंट आ गया जो इसराइली फ़लस्तीनी के वाले क्या, तो इसी के लिखा के अंदर है 5 साल के बाद इस फ़लस्तीनियन इंतरिम गवर्नमेंट बन जाती। वो तो बना भी नहीं है 1992। और इसके अलावा भी जॉर्डन भी उन्होंने पीस डील भी किया था, पहले उनकी दोनों है, इजिप्ट भी कम डेविड भी किया था, लेकिन शांति नहीं मांग रहे। जब तक एक देश में जो इजराइल में कहते हैं, जब तक मानते भी नहीं है उनके लिए, मतलब अभी बॉर्डर डिक्लेयर भी नहीं किया था कौन सी बॉर्डर है। आप देख लो, उनके प्रधानमंत्री में यूएन में गया था, अभी कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ न्यू मिडिल ईस्ट क्या ऑर्डर है, क्या बनाने के लिए। इसलिए झगड़ा शुरू हो गया था। इसराइल में पूरा फ़लस्तीन में खाना खाते, मतलब एनहिलेशन ऑफ द टोटल ऑफ फ़लस्तीन। लेकिन आप ये भी समझना, 7 लाख लोग हैं अभी तक फ़लस्तीन के अंदर में रहते, तो अभी इसराइल में कहाँ फेंकने के लिए? अभी तक फिलहाल में एक गाजा 1 साल हो गया था, पूरा देश खराब कर दिया, पूरा स्ट्रिप खराब हो गया, काफ़ी लोग मारा था, और ये लोग कहाँ जाएंगे? 25 लाख लोग के कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम लोग कहने के लिए, जब तक प्रधानमंत्री के उनकी युद्ध चलता रहेगा, उनकी जो कुर्सी में बैठने के लिए उनकी जगह ज़मीन है उनके बैठने के लिए, इसलिए वो प्रोलॉन्गेशन ऑफ द वॉर फॉर, उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ में गया था लिबनान फॉर, उनके लिए अभी तक ईरान भी अटैक हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रीजनल वॉर मांग रहे। जिस वक्त में अमेरिकन वो ड्रैग अमेरिकन करने के लिए, ईरान में उन्होंने इंतकाम किया था, जिस वक्त इसराइल में उन्होंने सीरिया के अंदर वो उसका काउंसिल थे तोड़ दिया था, और दोनों उनका डिप्लोमेट थे और ऑफिशियल भी मार दिया था, तो रिटेलिएट भी किया, इंतकाम किया था इसराइल के ऊपर। इसराइल फिर किया था उन्होंने, फिर अभी तक इसराइल इस्माइल हनिया मार दिया था, ईरान के अंदर में मारा था। तो इसका ये फ़लस्तीनी वाली लीडर है, और अभी के हिजबुल्लाह वाले के लिए हसन नसरल्लाह तो में मारा। तो इसलिए ईरान कह रहे हमको डिप्लोमेटिक पेशेंस किस चीज़ के लिए, सब्र किसके लिए रखने के लिए? अगर ये सरकारें रुकते भी नहीं है, हमको इंतकाम किया था उन्होंने, इसलिए अटैक किया था कल। सिर्फ मिलिट्री बेसिस जो इंटेलिजेंस भी है, इसराइल का इंटेलिजेंस भी है, जो उनका मोसाद है, जो 9,900 वाली यूनिट है, 8,200 यूनिट है, एयरपोर्ट भी, सब कुछ टारगेट मिलिट्री टारगेट किया था। और ईरान खुद बताया था अगर इसराइल दोबारा फिर अटैक हो रहा है, इस बार हमको इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन है और इनके पूरे देश में डबल अटैक कर रहा है। लेकिन इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं, किसी के देश में, किसी के शहर में, जो लोग यहाँ पर वेस्ट एशिया में रहने वाले, किसी को मानते भी नहीं युद्ध के लिए। हम सबको कह रहे शांति करो और शांति बैठो, सोल्यूशन हल मसला का दे दो। लेकिन इजरायली वो प्राइम मिनिस्टर मना कर रहा है, कह रहे आई एम गोइंग टू अटैक, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ओन पीपल। इसलिए तो शुरू हो रहा है, और प्रोवोकेशन, कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन तो परमानेंट हो रहेगा ना। यूएस रोल में बिल्कुल आंख बंद कर दिया था। इलेक्शन में जा रहे, उन्होंने खुद बताया था, नेतन्याहू खुद बताया था, प्रधानमंत्री उन्होंने खुद बताया था राष्ट्रपति अमेरिकन में, हमको निगोशिएशन नहीं है, और गाजा स्ट्रिप बंद नहीं कर रहा है, और हमको ये तो प्रिजनर एक्सचेंज नहीं हो सकता अगर हमारे थर्म नहीं लगा देंगे, जो हम लोग शर्त लगा देंगे, हमास डिसमेंटल नहीं हो रहा है, हम तो रुकते भी नहीं है। तो इसलिए ये तो चल रहा रहेगा। अमेरिकन बिल्कुल आंख बंद कर रहे, डिप्लोमेटिकली ब्लाइंडली आंख बंद कर रहे, सारे इजराइल जो कहते तो ठीक करने के लिए। और लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के सुनते, जो अमेरिकन बाइडन में यूएन जनरल असेंबली बात कर गए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुद बताया था वी वांट 2 स्टेट सोल्यूशन, लेकिन एक ही आंख में दूसरे आंख में कह रहे इजराइल कंटिन्यू द वॉर ऑन द पैलेस्टीनियन। तो 2 स्टेट सोल्यूशन कहाँ है? इसलिए अमेरिकन इलेक्शन पूरा से अभी तक, आप समझो 40 दिन में, जिस वक्त इलेक्शन में आ रहे 2 महीने के बाद, अभी तक होने वाले,
तो कोई रुकते नहीं है। अमेरिकन रूल विल बी जस्ट लाइक अ पपेट, कुछ नहीं कर सकते वो। तो सिर्फ उनके लिए जो इजराइल मानते, जो उन्होंने रुका है, या रिपब्लिकन भी है या डेमोक्रेटिक वाली, दोनों को तरफ एक उन्होंने एक कहानी भी है हमारा, जो नेतन्याहू खुद उनकी ट्रंप के साथ, जो पहले वाला प्रधानमंत्री में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, और ट्रंप खुद डील किया था। वो खुद ट्रंप कह रहे इजराइल एक बहुत छोटा देश है, उसके भरने के लिए तैयार है। भरने के लिए तैयारी क्या होता है? मतलब दे वांट टू अनेक्स वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप कब्जा कर दिया था पूरा। अभी तक शिबा फार्म, अभी तक लिबानन भी जा रहे। तो इसका क्या मकसद होता? इसका मकसद ये कि है एक्सपेंशन, सेटलमेंट और कॉलोनाइजेशन। ये अमेरिकन पॉलिसी है। अमेरिका इज पार्टनर विद इजराइल इन दिस वॉर गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया। लेकिन किस तरह से आपको लगता है कि पटरी पर वापस आ सकती हैं, और साथ साथ क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके देखने ये के बहुत बाद भी उन्होंने बहुत ख़तरनाक के युद्ध है वहाँ पर, अगर रीजनल वॉर है। आप याद रखना, इजराइल के पास न्यूक्लियर बम भी है। अगर उन्होंने कल भी यूज़ टेक्निकल न्यूक्लियर बम ईरान के ऊपर यूज़ भी कर सकता है, या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ सिविलियन यूज़ ईरान भी अटैक हो रहा है, तो ईरान विल रिटेलिएट। उसका दैमूमा जो न्यूक्लियर थे, अभी इजराइल के पास कम से कम 100 न्यूक्लियर हेड्स है। अगर कल का किसी में अटैक भी कर रहा है इजराइल के इंस्टॉलेशन में, वी विल ऑल सफर। तो नोबडी वांट वॉर। ये बंद करना चाहिए हर हालत में। इंटरनेशनल कम्युनिटी जिम्मेदारी है उसके लिए, रुकने के लिए, हर हालत में रुकने के लिए, और आप टेबल में बैठने के लिए बातचीत करो, ख़त्म करो। देयर हैज़ टू बी अ पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल नहीं हो रहा है, मिलिट्री सोल्यूशन हल का कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखें, क्योंकि देखिए चिंता जाहिर की है वहाँ के भारतीयों को लेकर, तो आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया सबसे बड़ी नंबर 1 सफ़र हो रहा है। अगर ये कल का ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो रहा है या रेड सी बंद हो जाएगी, तो इंडिया में कहाँ से 80 लाख हिंदुस्तान वाले लोग में जीसीसी देश में बैठे हैं, तो कहाँ से लोग कहाँ जाएंगे? ये बहुत परेशानी हो। और दूसरी बात, इंडियन ऑयल सिक्योरिटी है, इंडियन फूड सिक्योरिटी भी है, सफ़र हो रहा है। इसलिए इंडिया प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए, पुट प्रेशर ऑन बोथ साइड, रुकने के लिए हर हालत। ये प्रधानमंत्री खुद बताया था, हमको ये रुकना चाहिए। कोई मतलब ये युद्ध का हल का नहीं हो सकता इंडिया में। मतलब ये यूक्रेन भी है या मिडिल ईस्ट भी है, एक ही बात है, युद्ध में कभी जिंदगी में कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो इसलिए इंडिया बहुत सफर हो रहा है इफ दिस वॉर डज। प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम पर मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य में स्वच्छता और विकास के लिए आयाम रच रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित लाल टिपारा आदर्श गौशाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है और इसे ग्वालियर नगर निगम द्वारा इसको संचालित किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस गौशाला में बायो सीएनजी प्लांट गांधी जयंती पर शुरू किया जाएगा। ये प्लांट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत 33 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि 150 से भी अधिक पदयात्रियों का दल लेह से दिल्ली चलकर आए, जिसमें बड़े बूढ़े और महिलाओं समेत बहुत से लोग थे। दिल्ली आने पर हमें कुछ परेशानी तो हुई, लेकिन आखिरकार जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारा जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश है वो देश भर में और अधिक फैला। गांधी जी के पर्यावरण के बारे में जो खास संदेश है उसके बारे में ही हम बात कहेंगे कि लोग अपने जीवन को इतना सादा करें कि दूसरे लोग भी जीवन जी पाएं। सादगी से जीने के संदेश को हमें याद करने की जरूरत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 150 से भी अधिक पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का वो और ज्यादा देश भर तक फैला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो हम यही कहेंगे, आज गांधी जयंती पर हम गांधी जी के खास जो संदेश हैं पर्यावरण के बारे में वही दिल्ली को कहेंगे कि हम अपने जीवन शैली को इतना सादा करें कि और लोग जी पाएं। प्लीज लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। तो गांधी जी ने जो हमें सिखाया, अगर उस पे चलें तो लद्दाख और हिमालय का पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वो शायद ना बिगड़े। क्योंकि जब आप दिल्ली में या बम्बई में, बेंगलोर में, पेरिस, लंदन में बिजली का जाया करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, तो
हमारे पहाड़ों से नदियां घाटियां डूब जाती हैं, चरागे बिजलीघर दे दिए जाते हैं, लोग विस्थापित होते हैं। तो इसलिए लिव सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव का जो संदेश है वो हमें याद करने की ज़रूरत है। और जो बापू ने कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीवनस नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवनस ग्रीड। सबकी ज़रूरतों के लिए इस धरती पर काफ़ी है, मगर सबकी ज्यादतियों के लिए, ऐश और अयाशी के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसलिए जी, तो हमने सरकार से ये मेमोरेंडम दिया है कि लद्दाख को वो ऐसे संवैधानिक प्रावधानों में संरक्षित करें जिससे कि हिमालय संरक्षित रहे। तो लद्दाख के केस में 6वां शेड्यूल है संविधान का ऐसा प्रावधान जो कि जनजातीय स्थानीय लोगों को लद्दाख के प्रबंधन का, गवर्नेंस का जिम्मेदारी देता है, स्टीवर्डशिप की जिम्मेदारी। और पूरे हिमालय में स्थानीय लोगों को सशक्त करना चाहिए, उनको ये जिम्मेदारी देना चाहिए, क्योंकि वो रहते आए हैं, रहेंगे, वो बेहतरीन संभाल पाएंगे। जी। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने से कांग्रेस पीछे नहीं हट रही। वीर सावरकर का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कांग्रेस के लोगों ने न केवल सत्ता का सुख भोगा है, आज वीर सावरकर का अपमान करके कांग्रेस ने दिखा दिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इनके मन में कोई जगह नहीं। देश में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा वाले उसकी सरकार बनाते हैं। अभी हाल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिमाचल आए। वो 2 मिनट हिमाचल वालों के लिए नहीं निकाल पाए कि 2 साल में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। सवाल ये है कि कुछ नहीं करना चाहते। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था। आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं। हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, कमल का फूल खिलाने का। देश में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा वाले उसकी सरकार बनाते हैं। हिंदुस्तान में तीसरी बार हरियाणा वालों ने मोदी सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हैट्रिक लगेगी। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा पड़ेगा। सर, एक कांग्रेस द्वारा इस इलेक्शन में प्रचार में बहुत सारे रोक लगाए गए बीजेपी के ऊपर, किसानों को लेकर, अग्निवीर को लेकर, कई भ्रष्टाचार के मामले जिसमें नौकरियों से लेकर, और वहीं हिमाचल में भी उन्होंने कई वादे किए तो अभी तक पूरे नहीं हुए। इस पर क्या बोलूँ? देखिए, जहाँ तक हिमाचल की कांग्रेस की सरकार है, चुनाव से पहले 2 साल पहले इन्होंने कहा था 1500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे, सेब के मुंह मांगे दाम देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। ऐसी अनेकों 10 गारंटियाँ दी थी। आज 10 में से एक भी गारंटी कांग्रेस ने हिमाचल में पूरी नहीं की। ना 2 रुपये किलो गोबर खरीदा, ना 100 रुपये लीटर दूध खरीदा। उल्टा बिजली मुफ्त में क्या मिलनी थी, जो मिलती थी वो भी बंद कर दी, और बिजली का सेस लगा दिया, मिल्क सेस, पर्यावरण सेस। जो पानी मुफ्त में मिलता था उसके ऊपर 100 रुपये का सेस लगा दिया। यही नहीं, पेंशन तो 10-10 तारीख तक नहीं मिलती, नौकरी की टेंशन हो गई है। यानी कि जो नौकरी वालों को अब तनख्वाह की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल पा रही। हिमाचल को दिवालियेपन की ओर कांग्रेस लेके जा रही है। तनख्वाह देने के पैसे नहीं दिख रहे, और जो फॉर्म इन्होंने चुनाव से पहले हिमाचल वासियों से भरवाए थे वो फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए। वो फॉर्म आज तक कहीं दिखते नहीं हैं। अभी हाल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिमाचल आए। वो 2 मिनट हिमाचल वालों के लिए नहीं निकाल पाए कि 2 साल में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। मेरा सवाल है इन तीनों से, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से, कि जनता से जो वायदे हिमाचल में किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। आप हिमाचल आए तो जनता से क्यों नहीं मिले, छुट्टी मनाकर चले गए और वायदों की छुट्टी कर दी। जहां तक हरियाणा की बात है, 2006 में अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देश में आई थी, केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। दूसरा, उसी कमेटी के इंचार्ज हुड्डा जी को बनाया था ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के। हुड्डा जी ने किसानों को न्याय क्यों नहीं दिलाया, एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं बनाया। तीसरा मेरा सवाल है, हरियाणा में किसानों को 2 रुपये मुआवजा क्यों दिया, जबकि करोड़ों रुपए की जमीन किसी और को दे दी। नेशनल हेराल्ड वालों को जमीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने।
बिल्डरों को ज़मीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने। ये कांग्रेस वालों ने किया था। और जब 500 रुपये मुआवजा आया तो उसके लिए 1000 रुपये पहले बैंक में जमा करा के खाता खुलाना पड़ा, और 1000 रुपये के लिए भी कई चक्कर काटने पड़े बैंक खाता खुलाने के लिए। चौथा सवाल है मेरा, कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी जी, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? खड़गे जी और राहुल गांधी जी कितनी बार वहां पर गए? हुड्डा जी कितनी बार उनका हाल पूछने गए? सवाल यह है कि कुछ नहीं करना चाहते। हमने हरियाणा के किसानों को आय बढ़ाने का काम भी किया है, और यहाँ पर हम 10,000 रुपया पीएम किसान सम्मान में जो 6,000 मिलता है, अब उसके साथ अब यहाँ पर 10,000 रुपया किसानों को मिलेगा हरियाणा में, और 3100 रुपये में धान की खरीद होगी। ये भाजपा की गारंटी है। 24 की 24 फसलों पर खरीद होगी। दिनेश गुड्डू राव जो कि कर्नाटक के मंत्री हैं, उनका कहना है कि पारंपरिक होने का मतलब ये नहीं कि आप कट्टरपंथी हो जाए, जिसमें उन्होंने जिन्ना को, सावरकर को, गांधी को आपस में कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जैसे मांस खाते थे सावरकर जी, पर गाय का वजन करते थे। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हों और भारत को बदनाम करते हों, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ रही। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। देश का विभाजन करवाने में जो नेहरू जी का काम रहा और जो जिन्ना का काम रहा, वो देश भूला नहीं है। ये आज भी धारा 370 जो 2019 तक रही, ये कांग्रेस की ही देन थी। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था, उस पर तो माफी मांगी नहीं। आज वीर सावरकर के अपमान कर कांग्रेस ने दिखा दिया है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं। चाहे वो सरदार पटेल हो, इनकी सरकारों के समय तो एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था टेक्स्ट बुक में। किसको? भगत सिंह जी को भी। ये कांग्रेस की मानसिकता थी, और आज वीर सावरकर को नीचा दिखाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये लोग केवल एक परिवार तक ही सीमित हैं, जिस परिवार ने सत्ता का सुख भोगा। आज जिस तरह से जिन्ना देश को बांटकर अपने लिए एक प्रधानमंत्री का पद ढूंढते थे, आज देश के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाकर आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं, जो विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करते हैं, भारत विरोधियों के साथ हाथ मिलाते हैं, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। अब हिंदुस्तान के लोगों को समझ आता है और साफ दिखता है कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। आज देश में कई जगहों पे किसानों द्वारा रेल रोकने का कॉल दिया गया है, कई जगहों पे रेल रोकी भी जा रही है। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी सर? क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि किसान सेटिस्फाइड नहीं है। देश में किसानों के लिए एमएसपी पर दुगनी से ज़्यादा दुगनी खरीद भी की, दाम भी दिए। 5.5 लाख करोड़ की खरीद कांग्रेस के समय 10 साल में हुई, हमने 18 लाख करोड़ से ज़्यादा की खरीद की है, और हमने खाद के दाम भी नहीं बढ़ने दिए पिछले 3 साल में। ये मोदी सरकार ने करके दिया है। आगे भी किसानों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। 3,20,000 करोड़ रुपये हमने अब तक पीएम किसान सम्मान में दे दिया। शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर कहा कि क्या होता है वोट जिहाद। इस देश का नागरिक मुसलमान, जैन, हिंदू, पारसी सब हैं। अगर वे आपको यानी कि भाजपा वोट करते हैं तो चलता है। आप यानी कि भाजपा मुसलमान महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून क्यों लाए? देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग क्या फिर से इस देश को तोड़ना चाहते हैं? अजित पवार कहते हैं कि हम मुस्लिमों को 10% वोट देंगे, मतलब कैंडिडेट देंगे हमारे पार्टी से, तो किस तरह क्या होता है वोट जिहाद? मुझे बताइए। इस देश में इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है। अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप?
अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता है। तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं। ये क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं, फडणवीस जैसे लोग? हाँ, ये गांधी का देश है ना। कल प्रधानमंत्री ने गांधी के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन दिया है, आप देखिए। और बोलते हैं हम सब लोग गांधी विचार से अलग हो गए। तो आप कहाँ गांधी विचार मानते हो? आप कहाँ? ये वोट जिहाद वगैरह ये सब उनके दिमाग का कचरा है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर में प्रधानमंत्री भाजपा नेताओं और केंद्र सरकार के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, रेवंत रेड्डी आज उससे भी ज्यादा खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों पार्टियों ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है और अब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके सुर्खियों में बटोरेंगे, लेकिन मैं तेलंगाना के लोगों से उनका बहिष्कार करने का अनुरोध करता हूँ। इस 10-15 साल से जो राजनीतिक पार्टी नेता जो अपना अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने भाषणों में, अपने सोशल मीडिया में जो भाषा यूज कर रहे, जो अपमान करते हुए, महिलाओं को अपमान करते हुए, तेलंगाना समाज को अपमान करते हुए, राजनीति में थोड़ा भी नैतिकता ना रहते हुए जो बातचीत कर रहे, ये बहुत आज नीचे लेवल पे है। और उसको पहला केसीआर शुरू किया है। जो भाषा प्रधानमंत्री के ऊपर, जो भाषा केंद्र सरकार के ऊपर, जो भाषा विपक्ष के नेता के ऊपर केसीआर यूज करते थे, उससे ज्यादा आज रेवंत रेड्डी यूज कर रहे। ये बिल्कुल दोनों पार्टी ये गलत भाषा यूज करते हुए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हुए राजनीति किया है, अभी भी कर रहे। वो समझते हैं जैसा हम ये लैंग्वेज यूज करें तो हम जनता के बीच में हीरो बनेगा, जनता के बीच में हमारे को स्वागत करेगा और मीडिया के बीच में हमारे को हेडलाइंस में मिलेगा, हेडिंग्स में मिलेगा, ऐसा ये लोग भी समझते हैं। इसीलिए मैं सभी तेलंगाना जनता को भी अनुरोध करता हूं, ऐसे बात करने वाले नेताओं को, ऐसे बात करने वाले पार्टियों को बहिष्कार करना। दूसरा विषय भी है, मैं मीडिया से भी मैं नम्रपूर्वक मैं विनती करना चाहता हूं, आप लोग भी जब तक ऐसे नेताओं का भाषण, ऐसा नेताओं का स्टेटमेंट्स बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में नहीं लगाते हैं, ये तेलंगाना में भी बढ़ेगा, देश में भी बढ़ेगा। जो भी पार्टी हो, जो भी व्यक्ति हो, मेरा पार्टी को हो, विपक्ष को पार्टी हो, मगर देश में बात करने में तरीका रहना है। आज कास्ट के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर जो बात करने वाले, क्या जो महिलाओं के खिलाफ बात करने वाले बिल्कुल गलत रास्ता अपना रहे। अपना देश का बड़ा संस्कृति है, अपने लिए बहुत बड़ा हिस्ट्री भी है। हम लोगों से मिलजुल के काम करने वाले समाज है हमारा भारत का समाज, हमारा तेलंगाना समाज भी ऐसी है। मगर तेलंगाना समाज में आज एक विष बीज केसीआर ने डाला है, आज रेवंत रेड्डी उसको पालन कर रहे। आज एक सिनेमा एक्टर के परिवार के ऊपर एक तेलंगाना मिनिस्टर बोले हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा बोलना बिल्कुल ठीक भी है। महाराष्ट्र के पुणे में आज एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 पायलट और 1 इंजीनियर की मौत हो गई। जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र प्रभाकर पोर्टफोड़े ने कहा कि हमें सूचना मिली कि ऑक्सफोर्ड हेलीपैड के बहुत करीब एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हमने पीएमआरडीए, अग्निशमन विभाग और एमआईडीसी को भी बुलाया। हमने 2 बचाव वाहनों के साथ 4 अग्निशमन वाहन भेजे। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने देखा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए 500 किलो से अधिक की कोकीन बरामद की। इस पूरी खेप का आंकलन 2000 करोड़ से अधिक का लगा जा रहा है। पुलिस ने इस रैकेट का तार इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से भी जोड़ा है, जिसकी छानबीन और जांच पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। झारखंड के गोडा के ललमटिया से फरक्का स्थित एनटीपीसी तक कोयला ढुलाई के लिए बिछाए गए एमजीआर ट्रैक को बीते मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने बरहेट के रांगा गांव के गुड टोला के पास बम से उड़ा दिया है। इससे अरे सुबह से ही इस ट्रैक पर
कोयला लोड करने वाली मालगाड़ियों का परिचालन ठप हो गया है। इस क्षेत्र में पहली बार ऐसी घटना हुई है। इस घटना में किसी षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान और इजराइल के बीच नए मोर्चे पर जंग लड़ी जा रही है। मंगलवार की शाम को ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलें दागी। इजरायली अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। इजराइल का कहना है कि अधिकतर मिसाइलों को इजराइल की रक्षा प्रणालियों ने नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें इजरायली सीमा में प्रवेश करने में कामयाब रही। ईरान की ओर से मिसाइल हमले के बाद सबके मन में यही सवाल है कि इजराइल क्या करे। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।